हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे वेलाइटी एक्सप्लेन चैनल में। तो चैप्टर की शुरुआत होती है, हमें दिखाया जाता है एक शिप को जो घने लाल कलर के आइलैंड में जाकर खड़ी हो जाती है। तभी इंस्ट्रक्टर उस जहाज़ से उतरकर बोलता है कि यह एक ऐसा हेल आइलैंड है और आगे चलते हुए बोलता है कि तुम मुझे फॉलो करो। और आगे बताते हुए बोलता है कि तुम यहीं सोने वाले हो, तुम्हारे पुराने कपड़े और जो भी वेपन है उसे अलग रख दो और हमने जो भी क्लॉथ और स्वॉर्ड तैयार किए हैं उसे पहन लो। तुम यहाँ पे फ्री हो, अपने मर्जी से जो तुम्हें अच्छा लगे उसे तुम चुन सकते हो। तभी मेन कैरेक्टर कहता है ये ठीक ठाक है, मुझे लगा कि यह जगह बहुत ह्यूमिड होगा लेकिन देखने पर बहुत कंफर्टेबल लग रहा है। तभी वहाँ दो लोगों को दिखाया जाता है जिसमें से एक लड़की उस लड़के को बोलती है कि मैं इस जगह को पहले चुना है। तभी लड़का जवाब देता है कि तुम क्या नॉनसेंस कर रही हो, मैं यहाँ पहले आया था, तुम इसे अपने लिए रिजर्व नहीं कर सकते जस्ट बिकॉज तुम इसे अपने लिए चाहते हो। तभी वहाँ तीसरा आदमी आता है और बोलता है अरे झगड़ो नहीं, यहाँ पर बहुत सारे अच्छे जगह हैं। जिसे सुनकर अपना बॉय हुसैन मन में कहता है इन लोगों को कोई क्लू नहीं है कि सेकंड ट्रायल में क्या हुआ था, इन्होंने अपने गार्ड को बहुत लोअर कर दिया है। यहाँ ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिसने फर्स्ट ट्रायल को पास किया है, बहुत सारे लोग एक्सपेंसिव क्लॉथ भी पहने हैं, ये सभी एक प्रेस्टिजियस फैमिली से आते हैं। फिर दिखाया जाता है कि वह लड़का उस लड़की से अपनी रूड होने के लिए माफ़ी मांगता है और उस लड़की भी उससे माफ़ी मांगती है कि मैं भी रूड होकर बातें कर रही थी। मैं यह देख सकता हूँ कि दूसरा ट्रायल सिर्फ उन लोगों के लिए था जिन्हें बड़े लोग अपने रास्ते का कांटा समझते थे और उन्हें मारने के लिए तैयार किया गया था। जब मेन कैरेक्टर यह सब सोच रहा होता है तभी पीछे से वह पूरा आने वाला इंस्ट्रक्टर उसे बोलता है कि तुमने अभी तक चुने नहीं हो। जिसे सुनकर मेन कैरेक्टर चौंक जाता है और इंस्ट्रक्टर आगे बताता है कि तुम पहले से ही सुस्त रहे हो, अभी ढीले ढाले होने का समय नहीं है बॉय हुसैन। और इंस्ट्रक्टर अपने मन में कहता है कि उसने मुझे अपनी ओर आकर्षित तो कर लिया है, वह अपना जिस तरह से आंखें दिखा रहा था, लेकिन यह एक्चुअली में सर्वाइव कर चुका है। चलो देखते हैं कि अब यह आगे क्या चॉइस करता है। और आगे बोलता है कि हमारे पास समय नहीं है, जल्दी चुनो। फिर मेन कैरेक्टर एक तरफ उंगली से इशारा करते हुए बोलता है कि फिर मैं ऐसे में इसको चुनता हूँ। जहाँ दिखाया जाता है एक ऐसे गुफा को जहाँ से गंदा पानी आ रहा होता है। तो इंस्ट्रक्टर बोलता है कि तुमने उन सभी प्लेसों में से उसको चुना है जो तुम्हारे गंदे कपड़े से मैच कर रहा है। और मन में कहता है बॉय हुसैन सही में जीनियस है। और हमें बताया जाता है कि यह तुम्हें छोटा सा ही दिखे लेकिन यहाँ अंदर से बहुत बड़ा है। यह एंट्रेंस ही बस छोटा सा गंदा है, अंदर बहुत बड़ी जगह है जहाँ तुम ट्रेन कर सकते हो और यह छोटा सा एंट्रेंस तुम्हें बाहरी इंट्रूडर से बचाने में भी मदद करेगा। तभी इंस्ट्रक्टर जाते हुए मन में सोचता है बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने सिर्फ एंट्रेंस को देखकर इसे अवॉइड करने क्या सोचा, लेकिन इसने इसे बहुत सोच समझ कर चुना है और बोलता है कि ठीक है तुम जल्दी से प्रिपेयर्ड हो जाओ। तभी हमारे मेन कैरेक्टर के नए लुक को दिखाया जाता है जो एकदम प्योर ब्लैक में होता है। फिर इंस्ट्रक्टर सभी को बताता है और एक्सप्लेन करता है कि तुम्हें अभी क्या करना है, कि यह जो हेल आइलैंड है यह पूरे 10 मार्शल आर्ट फैसिलिटीज का घर है। तुम्हारे बिल्डिंग में जाकर 10 डेमोनिक सेक्ट मार्शल आर्ट भी सीख सकते हो। तुम चाहो तो इन सभी को एक साथ भी सीख सकते हो या फिर एक ही बार में एक को ही फोकस कर सकते हो। यह सब तुम पर निर्भर करता है। तुम यहाँ पर आज़ादी के साथ रह सकते हो, तुम यहाँ खेल खेल सकते हो, सो सकते हो, मार्शल आर्ट को सीख सकते हो या तो अलोन ट्रेन भी कर सकते हो, तुम जो चाहे वह कर सकते हो। जिसे सुनकर मेन कैरेक्टर अपने मन में कहता है यह बात कुछ जम नहीं रही है कि उन्होंने इसके लिए सेकंड ट्रायल को इतना कठिन बनाया था, मुझे नहीं लगता कि यह लोग हमें पीसफुली रहने देंगे। तभी भीड़ में से आवाज़ आती है कि हमें कौन से पहले सीखना चाहिए। तो दूसरा बंदा बोलता है ऑब्वियसली द फायर एंड स्वॉर्ड सेक्ट मार्शल आर्ट, मैंने सुना है कि यह सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है, जल्दी करो। कैरेक्टर अपने मन में कहता है कि यह सब एक ही साथ एक ही जगह पर जा रहे हैं, द फायर एंड स्वॉर्ड सेक्ट। मैंने सुना है कि पूरे डेमोनिक सेक्ट में यह बहुत पावरफुल है, यहाँ से मार्शल आर्ट सीखना बहुत मददगार होगा, लेकिन यह मेरे लिए काम नहीं आएगा क्योंकि मैंने अभी तक कोई मार्शल आर्ट सीखा ही नहीं है। इसके अलावा मुझे इनकी जरूरत भी नहीं होती, चाहे वह कितने अमेजिंग मार्शल आर्ट भी क्यों ना हो। मुझे अभी किस चीज की जरूरत है, यह बोलते ही मेन कैरेक्टर सब लोगों के उल्टे दिशा में चलने लगता है जो एक झोपड़ी की ओर जा रहा होता है और मन में कहता है क्या यह सही में वही जगह है, द वांडरिंग बीस्ट पवेलियन। वे इतना नीचे गिर गए हैं कि वो अब 10 डेमन सेट के विरुद्ध भी खड़े नहीं हो पा रहे हैं। वह अभी तक इसलिए खड़े रह पाए हैं क्योंकि उनके पास हिस्ट्री में फेयर अमाउंट ऑफ मार्शल मास्टर उस समय थे। मेरे ग्रैंडफादर ने मुझे बताया था कि इसके बारे में जब भी वह मुरिम के बारे में बताते थे। और मेन कैरेक्टर बोलता है तो मैं यहाँ आ गया हूँ। और यह बोलते बोलते ही जमीन हिलने लग जाती है और बोलता है जमीन हिलने लगी। तभी दिखाया जाता है जमीन से एक सर बाहर निकल आता है जो सीधे मेन कैरेक्टर से बोलता है कि यहाँ क्या कर रहे हो, तुम भी यहाँ 10 डीमन मास्टर बनने की इच्छा से आए हो। और बताया जाता है कि यह आदमी होता है वांडरिंग बीस्ट पवेलियन सीक्रेट पवेलियन मास्टर सावू। जिसे देखकर मेन कैरेक्टर चौंक जाता है और अपना हाथ जोड़ते हुए बोलता है कि मैं यहाँ पर वांडरिंग बीस्ट पवेलियन से मार्शल आर्ट सीखने आया हूँ। जिसे सुनकर मास्टर साहू मेन कैरेक्टर को ऊपर से नीचे देखते हैं और आगे बोलते हैं क्या तुम्हें अपनी ज़िंदगी से डर नहीं लगता, तुम यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हें किसी तरह से मार्शल आर्ट सिखाने का कोई इंटेंशन नहीं रखता, स्पेशली तुम जैसे लोगों को जो बहुत कमज़ोर होते हैं। तभी मेन कैरेक्टर उसको बोलता है कि मैंने सुना है था कि अगर मैं वांडरिंग बीस्ट पवेलियन से मार्शल आर्ट सीख जाता हूँ तो मैं ऐसे पावर पाऊंगा जिससे मैं कभी भी सर्वाइव कर पाऊंगा। तभी मास्टर साहू कहता है कि मैं यह जानकर बहुत सरप्राइज हूँ कि तुम्हें मार्शल आर्ट के बारे में इतनी जानकारी है, लेकिन चाहे कितना भी ग्रेटेस्ट जीनियस क्यों ना हो उसे हमारी मार्शल आर्ट सीखने में बहुत मुश्किल
मुश्किल आती है। हमारा मार्शल आर्ट बॉडी को मॉडिफाई करने से ही शुरू होता है, लेकिन तुम्हारी फिजिकल स्टेट इतनी बुरी है कि तुम कुछ दिनों में ही मर जाओगे। अगर तुम यहाँ समझ गए हो तो तुम यहाँ से चले जाओ, यह बोलकर वह नीचे चलने लगता है। यह देखकर जल्दी से अपना मेन कैरेक्टर अपने माथे को जमीन में रख देता है, जिसे देखकर मास्टर साहू बोलते हैं, क्या तुम क्या कर रहे हो? तो मेन कैरेक्टर जवाब देता है कि जब आपने मुझे सिखाने के लिए तैयार हो चुके हो तो मैं रिस्पेक्ट क्यों ना करूं अपने नए मास्टर को। यह सब सुनकर मास्टर साहू चिढ़ते हुए बोलता है कि तुम पागल, चलो ठीक है, मैं तुम्हें सिखाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम कंफ्यूज मत होना, मैं तुम्हें सिर्फ सिखाने वाला हूँ क्योंकि मुझे डेमन प्लेस से ऑर्डर मिला है। पूरी तरह से बाहर आकर बोलता है कि मैं हूँ वॉन्डरिंग बीस्ट पवेलियन मास्टर साहू, अब तुम आज से मुझे मिस्टर शाह कह के पुकारोगे। जिसे सुनकर मेन कैरेक्टर बोलता है कि मेरा नाम बू हुसैन है, जिसे बीच में रोककर मिस्टर शाह बोलता है, नहीं, तुम बस ट्रेनिंग नंबर 1 हो। तो चलो फिर अभी से शुरुआत करते हैं, और चैप्टर 5 यहीं खत्म हो जाता है। तो हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे वेलायती एक्सप्लेन चैनल में। तो कहानी वहीं से शुरू होती है जहाँ से खत्म हुई थी, जहाँ पर मिस्टर शाह अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। मेन कैरेक्टर को बोलता है कि चलो अभी से शुरुआत करते हैं, और यह बोलने के साथ ही वो अपने 2 उंगलियों से कुछ करता है मेन कैरेक्टर के, जिसकी वजह से मेन कैरेक्टर को कुछ होने लगता है और वह कहीं अंधेरे में खो जाता है और बोलता है कि मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा है। अभी मिस्टर शाह बोलते हैं कि तुम चिंता मत करो, सीक्रेट टेक्निक ऑफ द वॉन्डरिंग नाइट पवेलियन का करते हुए मैंने तुम्हारे विजन को टेम्पररी सील कर दिया है। यह बहुत जरूरी स्टेप है वॉन्डरिंग बीस्ट पाथ को सीखने के लिए। यह वॉन्डरिंग नाइट पवेलियन का बेसिक मार्शल आर्ट है। तभी मेन कैरेक्टर कंफ्यूज होकर बोलता है वॉन्डरिंग बीस्ट पाथ, जिसके जवाब में मिस्टर शाह कहता है कि यह तुम्हारे पूरे सेंस को तेजी से बढ़ा देगा और तुम्हें बीस्ट की तरह रिफ्लेक्शन भी दे देगा। मिस्टर शाह आगे बताता है कि हमारा मार्शल आर्ट दूसरों की तरह नहीं है, सेंस के लिए अलग हो सकता है कि वह किस तरह से अपना मार्शल आर्ट सीखता है। यही कारण है कि वॉन्डरिंग बीस्ट पाथ के बेसिक टेक्निक को भी सीखना बहुत मुश्किल होता है। के रिजल्ट में लोग इसको इस तरह से सीखते हैं कि जब तक यह पूरी इसका मास्टर बनना जाए, जैसे कि मेरी तरह। हाँ, अगर तुम इसे मास्टर भी कर लेते हो तुम एक वॉन्डरिंग बीस्ट के सेंस को भी पा पाओगे। लेकिन बहुत सारे लोग इस पॉइंट तक पहुंचने से पहले ही मर जाते हैं। तुम्हें इसकी आदत लगानी चाहिए, तुम्हारे विजन को 1 घंटे तक के कोई समझ नहीं होगी। मैं जल्द ही लौटता हूँ। फिर सीन शिफ्ट होता है, जहाँ मेन कैरेक्टर कहता है कि मुझे लगता है कि मेरे सारे सेंस और ज़्यादा शार्प हो गए हैं, लेकिन मुझे यह उस तरह से फील क्यों नहीं हो रहा है। क्या उन्होंने कहा था कि इसे पूरा होने में कुछ घंटे लगेंगे? यह बहुत लंबा समय है, मुझे जल्दी से ही इसे एडजस्ट होना पड़ेगा। यहाँ पर ऐसे बहुत सारे मार्शल आर्टिस्ट हैं जो एक दूसरे को मारने की इच्छा रख रहे हैं ताकि वह 10 डेमन मास्टर बन सके। अगर ऐसी सिचुएशन पर मुझ पर एम्बुश होता है तो यह बोलते ही दिखाया जाता है कि मेन कैरेक्टर के पीछे से कोई स्वॉर्ड से उस पर हमला कर देता है, जिसे मेन कैरेक्टर बहुत मुश्किल से डॉज कर पाता है। पर मेन कैरेक्टर अपने मन में बोलता है कि मुझे लगता है कि मेरे साथ मेरा बैलेंस भी इम्पोर्टेंट है। अगर मैं अपना बैलेंस नहीं बना कर रखता तो मेरे विजन के साथ साथ मेरा बैलेंस भी बिगड़ने लग जाता है। अभी अंदर से मिस्टर शाह आते हुए बोलता है कि मुझे लगता है कि वह पहले ही हार मान चुका है। हमने देखकर चौंक जाता है कि मेन कैरेक्टर अपना ट्रेनिंग कर रहा होता है, और मिस्टर शाह अपने मन में बोलता है तुम बहुत यूनिक हो। बहुत सारे लोग ट्रेनिंग अपनी पूरी सेंस को वापस लाने तक का इंतजार करते हैं जब उनका विजन लॉस हो गया होता है। आसान शब्दों में बोलूँ तो यह लड़का इमेजिनेशन और फेक एनिमे से बचते हुए मूव कर पा रहा है। शायद इसी कारण से यह बहुत जल्दी से एडजस्ट हो गया है। कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो इधर उधर हमला करते हुए सामने आकर खड़ा हो जाता है। इसे देखकर मिस्टर शाह बोलता है कि हाँ, तुम बहुत अच्छे हो, तुमने इसकी बहुत जल्दी आदत लगा चुके हो, मेरे स्वॉर्ड से बचने की कोशिश करो। यह बोलकर वह मेन कैरेक्टर पर हमला कर देता है। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है और 3 दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ मेन कैरेक्टर पर एक अटैक लगता है जो सामने जाकर कीचड़ पर गिर जाता है और मेन कैरेक्टर बड़ी मुश्किल से बैठता है। इसी बीच मिस्टर शाह उस पर जोर से चिल्लाकर हमला कर देते हैं, जो सीधे जाकर मेन कैरेक्टर को लगता है, जिससे वह पीछे गिर जाता है। इसे देखकर मिस्टर शाह भी अपने मन में सोचता है, क्या यह अभी तक टिका हुआ है? यह 3 दिनों से हो चुके हैं। अभी कुछ समय पहले ही वह मेरी ट्रेनिंग मेथड पर क्वेश्चन कर रहा था, लेकिन उसने इतनी जल्दी एक्सेप्ट कर लिया। तभी मिस्टर शाह बोलता है कि तुम मुझे कुछ पूछ क्यों नहीं रही हो? तुम्हें यह जानने की क्यूरियोसिटी नहीं होती कि इन अटैक को अवॉइड कैसे करें, और इनके अलावा इनकी थ्योरी भी। जिसके जवाब में मेन कैरेक्टर कहता है कि जो एसेंस है वॉन्डरिंग नाइट पवेलियन मार्शल आर्ट के एनलाइटमेंट तक पहुंचने के लिए, वह तुम्हें खुद से ही करना पड़ेगा। मैं यह सोचा कि आप जो भी कह रहे हो उनके पीछे कोई ना कोई कारण तो होगा ही। जिसे सुनकर मिस्टर शाह चौंक जाता है और बोलता है कि तुम सही बोल रहे हो। फिर अचानक से उस पर हमला करते हुए बोलता है कि चलो फिर से इसे चालू करते हैं। जिस हमले को देखकर मेन कैरेक्टर को भी स्वॉर्ड पाथ दिखने लग जाता है और मन में बोलता है कि मैं इसे फील कर पा रहा हूँ, नहीं, मैं इसे देख भी सकता हूँ, ये एक स्वॉर्ड पाथ है, लेकिन बस इतना ही, मैं इसे डॉज नहीं कर सकता। तो मैं इसे डॉज करने के बजाय इसे ब्लॉक करता हूँ, और मेन कैरेक्टर पूरी अपनी ताकत के साथ उसे ब्लॉक करने लग जाता है। जिसे देखकर मिस्टर शाह भी चौंक जाता है और मन में बोलता है, क्या इस साइलेंट अटैक को ब्लॉक कर दिया, वह भी सिर्फ 3 दिनों में ही। और मेन कैरेक्टर अपने मन में बोलता है कि मुझे लगता है कि मैंने इसे अच्छे से ब्लॉक नहीं कर पाया। तभी मिस्टर शाह उसे पीने के लिए ड्रिंक देते हैं फेंक कर, जिसे देखकर मेन कैरेक्टर भी उसका धन्यवाद करता है और उसे पीने लग जाता है। अपने मन में बोलता है कि यह पानी नहीं, मुझे अचानक से एनर्जी फील हो रही है और यहाँ तक कि मुझे लग रहा है कि मेरी ब्लड भी वापस आ रही है जो मेरी बॉडी से चली गई थी। तभी मिस्टर शाह बोलता है कि यह एक अल्टीमेट स्प्रिंग स्पिरिचुअल वाटर है, जिसे मैंने अपनी पूरे लाइफ में सेव करके रखा था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यह वेस्ट हो गया है, क्योंकि मैं अब ऐसे बंदे से मिला हूँ जो
वंस इन लाइफ टाइम जीनियस है, जिसका मैं पूरी जिंदगी तक इंतजार कर रहा था। यह बोलने के साथ ही अब हमारा चैप्टर यहीं खत्म हो जाता है। आगे कहानी जानने के लिए वीडियो को लाइक जरूर करें। तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे विलायती एक्सप्लेन चैनल में। तो कहानी की शुरुआत होती है जहाँ से हमें मेन कैरेक्टर को दिखाते हुए जो अटैक को अपने शॉट से रोकने की कोशिश करता है, जिसे देखकर मिस्टर साहब भी एक क्रीपी स्माइल करते हैं और मेन कैरेक्टर अपने मन में कहता है क्या उन्होंने अटैक करना बंद कर दिया। और मिस्टर साहब बहुत जोर जोर से हंसने लग जाते हैं और जोर से चिल्लाकर बोलते हैं कि मैं जिसे बहुत देर से ढूंढ रहा था वह पूरे समय मेरे सामने ही था। तभी मेन कैरेक्टर की आंखों को दिखाया जाता है और मेन कैरेक्टर अपने मन में कहता है मुझे फिर से दिखने लग गया है। फिर मिस्टर साहब बोलते हैं भूई हुसैन, तुम 10 डेमन मास्टर बनने की छोड़ दो, इसके अलावा मैं तुम्हें अपना ऑफिशियल डिसेबल बना सकता हूँ मेरे पवेलियन का। अगर तुम यह करते हो तो मैं तुम्हें 10 साल के अंदर ही स्ट्रॉन्गेस्ट 10 मार्शल मास्टर ऑफ द डेमोनिक फैक्शन का बना दूंगा। जिसे सुनकर मेन कैरेक्टर भी उसे चौंक कर देखने लगता है और मेन कैरेक्टर अपने मन में कहता है मुझे डेमोनिक फैक्शन का स्ट्रॉन्गेस्ट मास्टर बनाने का वाला है। मैं अभी जिस तरह से देख रहा हूँ मुझे नहीं लगता कि वह झूठ बोल रहे होंगे, लेकिन जो मेरे ग्रैंडफादर को जिसने मारा था वह बहुत हाईली स्किल्ड था। इस सिचुएशन में मैं सिर्फ वांडरिंग बीस्ट पवेलियन मार्शल आर्ट को सीखकर ही सेटिस्फाई नहीं हो सकता। फिर मेन कैरेक्टर को सोचकर बोलता है कि मैं डेमन मास्टर बनना चाहता हूँ। तभी मिस्टर साहब बोलता है तुम इसे भूल जाओ, अगर तुम इसे इसलिए करना चाहते हो क्योंकि तुम सिर्फ 10 डेमन मास्टर बनना चाहते हो तो। और आगे बताता है ये इम्पॉसिबल है, चाहे तुम ग्रैंड हेवनली डेमन एम्परर ही क्यों ना हो, जिन्होंने खुद से ही मार्शल आर्ट क्रिएट किया था। सभी मार्शल आर्ट किसी तरह के फिजिकल एंड एनर्जी टाइप पर ही शूट करती है। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे वह कितना भी टैलेंटेड ही क्यों ना हो, वह सिर्फ 2 या 3 मार्शल आर्ट ही सीख सकता है। सिर्फ एक ही मार्शल आर्ट सीखना ही तुम्हें डीमन सबसे स्ट्रॉन्ग आदमी बना सकता है और ऐसे ही स्ट्रॉन्गेस्ट बनना ही शॉर्टकट है। जिसे सुनकर मेन कैरेक्टर बोलता है कि मैं आपसे माफी मांगता हूँ। जिसे देखते हुए मिस्टर साहब अपने मन में बोलता है इसकी माइंड को चेंज करने का कोई तरीका नहीं है। अरे वह ठीक है बोलकर पीछे की ओर जाने लग जाता है और उसे बोलता है कि फिर मैं तुम्हें डिफरेंट मार्शल आर्ट अभी से सिखाऊंगा। तभी मेन कैरेक्टर पीछे से बोलता है पर मैं अभी तक तो बेसिक वांडरिंग बेस्ट पवेलियन का मार्शल आर्ट सीखा है। तभी मिस्टर साहब बोलता है कि मेरा मार्शल आर्ट पवेलियन ऐसा नहीं है जिसे कोई थ्योरी या किसी स्टेप के रूप में एक दूसरे को दे दिया जा सकता। और पीछे अटैक करते हुए बोलता है कि तुमने पहले से ही मेरे पवेलियन के वाइल्ड बीस्ट पाथ को प्रैक्टिस कर चुके हो। अपने मन में कहता है कि मैं यह सब देखा था। तभी मेन कैरेक्टर पीछे से बोलता है थैंक यू सर, जिसके जवाब में मिस्टर साहब बोलता है थैंक यू करने की कोई जरूरत नहीं है, जैसा कि मैंने कहा था यह सिर्फ डेमन प्लेस का ऑर्डर है। जिसे सुनकर मेन कैरेक्टर दुखी मन से बोलता है पर आपने मुझे एलेक्जर भी दिया था, मैं आपके इस दयालु को कभी नहीं भूलूंगा। जिसे सुनकर मिस्टर साहब बोलता है इसे भूल जाओ और बताता है कि जियांगू ऐसा ही है, किसी तरह का फेवर ग्रजेस अगर तुम इसे भूल जाते हो तो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होगा। जिसे सुनकर मेन कैरेक्टर अपने मन में कुछ सोचता है, फिर जोर से चिल्लाकर बोलता है कि ठीक, मैं फिर अपने रास्ते चलता हूँ। जिसे जाते हुए देखकर मिस्टर साहब ही बोलता है सही में यह हिडन ट्रैगर कहाँ से आया है, और बताया जाता है कि इस हेले आइलैंड में जल्दी ही खून का तूफान आने वाला है। मेन कैरेक्टर आगे जाते हुए अपने मन में बोलता है मैं यह जानकर बहुत हैरान हूँ, वाइल्ड बीस्ट पाथ के कारण मैं बहुत दूर तक सेंस कर पा रहा हूँ। ऐसे में मैं आसानी से रेस्ट भी नहीं कर सकता, मुझे जल्दी ही इसे कंट्रोल करना सीखना होगा। तो मैं फिर अभी से ही अपने सेंस को पूरे बहुत तरीके से प्रेस करके रखूंगा। बोल है कि यह मेरे लिए बहुत होगा। और मैं अपनी कार कर बोलता है कि अगला डेमन प्लेस ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर सिर्फ ट्रेन करना हो। इस हेल आइलैंड में समय बहुत जल्दी चल रहा है, अगर ऐसा है तो फिर मेरे पास कोई दूसरा चॉइस नहीं है। तो फिर मुझे डेमोनिक सेट फाउंडर जिन्होंने ग्रेट हेवनली डेमन एम्परर को 700 ईयर पहले रिवाइव किया था उनके पास जाना चाहिए, जो है द फायर रेन स्वॉर्ड एम्परर जियो खून, द स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्ट ऑफ द 10 डेमोनिक सेक्ट ही मेरा ओनली ऑप्शन है। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है फायर रेन स्वॉर्ड सेक्ट को, जिसके दरवाजे के सामने हमारा मेन कैरेक्टर खड़ा होता है और मन में कहता है यह वांडरिंग बेस्ट पवेलियन मार्शल हॉल से कंपेयर करे तो यह बहुत महल की तरह दिख रहा है। फिर मेन कैरेक्टर दरवाजे को खटखटाता आता है, जिसे सुनकर एक आदमी अंदर से आते हुए बोलता है इस समय पर विजिट आया है, कौन हो तुम। जिसे देखकर मेन कैरेक्टर अपना बताता है मुझे फायर रेन स्वॉर्ड सेट से मार्शल आर्ट सीखना है, और मन में कहता है ये पर्सन मार्शल मास्टर है जिस सेट अभी सामने खड़ा हुआ आदमी बोलता है कि मुझे फॉलो कर। और आगे बताता है कि स्वॉर्ड आर्ट यह मोस्ट एक्सपेंसिव आर्ट है पूरे डेमोनिक मार्शल आर्ट में। इसके साथ साथ यह बहुत टाइम कंज्यूमिंग आर्ट भी है। जिन्होंने पहले से यहाँ इंटर कर चुके हैं वह पहले ही ट्रायल यानी कि एलिमेंट्री ट्रायल को पास कर चुके हैं और वह इंटरमीडिएट ट्रायल में पहुंच चुके हैं। और बताया जाता है इसके आगे एडवांस ट्रायल होता है। अभी वह बंदा अपने मेन कैरेक्टर से पूछता है कि इतनी लेट आने का कोई कारण है, जिसके जवाब में मेन कैरेक्टर बताता है कि मैंने वांडरिंग बीस्ट पवेलियन से आधे महीने तक मार्शल आर्ट सीखा है। तभी वह आदमी बोलता है कि वांडरिंग बीस्ट पवेलियन, क्या तुमने यही कहा? यह मत कहना कि तुमने वाइल्ड बीस्ट पाथ को सीख चुके हो। जिसके जवाब में मेन कैरेक्टर बोलता है कि हाँ मैंने सीख चुका है। जिसे सुनकर वह आदमी अपने मन में बोलता है और शायद मुझे लगता है कि यह बंदा वही इंस्ट्रक्टर है जो पहले ही मिल चुका है अपने मेन कैरेक्टर से। वह बंदा मन में बोलता है मुझे पता था कि यह बंदा बहुत होशियार है, पर ऐसा भी कोई तरीका नहीं कि वह वाइल्ड बीस्ट पथ को आधे महीने में ही सीख जाए। शायद ऐसा हुआ होगा कि साहू इससे बहुत परेशान हो गया होगा और जल्दी से भेज दिया होगा।
और जोर से चिल्लाकर बोलता है कि मैं हूँ जिनगक, मैं सभी बिगिनर ट्रायल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता हूँ, तुम मुझे इंस्ट्रक्टर कहकर पुकारोगे। और इंस्ट्रक्टर के बारे में इंट्रोडक्शन देते हुए बताया जाता है कि यह है फायर रेन स्वॉर्ड सेक्ट बिगिनर ट्रायल इंस्ट्रक्टर जिनगक। और वह आगे बोलता है कि तुम सही में फायर रेन स्वॉर्ड को सीखना चाहते हो, तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम दूसरे ट्रायल को देखो। तभी मेन कैरेक्टर उसको बोलता है कि मैं आपके कंसर्न को अप्रिशिएट करता हूँ, लेकिन मुझे स्वॉर्ड ऑफ द फायर रेन स्वॉर्ड सेट ही सीखना है। फिर वह इंस्ट्रक्टर अपने पाँव को उठाकर जोर से ज़मीन में मारता है और बोलता है फिर ऐसा है तो। फिर ये रहा फायर रेन 13 फॉर्म के मेथड और प्रैक्टिकल और उनके इंट्रोडक्शन, तुम इन्हें स्टडी करके खुद से ट्रेन कर सकते हो। जिसे देखकर मेन कैरेक्टर चौंक कर बोलता है पर मैं इसे करूँगा कैसे। जिसे देखकर इंस्ट्रक्टर भी मेन कैरेक्टर को बोलता है कि तुम्हारा मतलब क्या है, अब तुम मुझे यह मत कहना कि तुम स्वॉर्ड मैनुअल भी नहीं पढ़ सकते। जिसके जवाब में मेन कैरेक्टर बोलता है कि हाँ नहीं पढ़ सकता, जो सुनकर इंस्ट्रक्टर भी कंफ्यूज हो जाता है। मैं अभी तक के किसी प्रकार के स्वॉर्डमैनशिप को सही नहीं सीखा है। जिसे सुनकर इंस्ट्रक्टर भी चौंक जाता है और यह चैप्टर यही खत्म हो जाता है। अगर आपको इसके आगे के चैप्टर चाहिए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे वेलायती एक्सप्लेन चैनल में। तो कहानी की शुरुआत होती है जहाँ से कहानी खत्म हुई थी, जहाँ मेन कैरेक्टर इंस्ट्रक्टर को बताता है कि मैं अभी तक किसी प्रकार के स्वॉर्डमैनशिप को नहीं सीखा है। जिसे सुनकर इंस्ट्रक्टर बोलता है तो तुम यह कह रहे हो कि तुमने अभी तक की किसी प्रकार के स्वॉर्डमैनशिप को अपनी ज़िंदगी में भी नहीं सीखा। जिसके जवाब में मेन कैरेक्टर भी बोलता है हाँ, और इंस्ट्रक्टर अपने मन में बोलता है कि यह रिकॉर्ड था कि इसने सिर्फ फायर रेन यूज़ किया है, अभी तक क्या यहाँ की सेकेंड ट्रायल में भी इसने किसी प्रकार के स्पेसिफिक स्वॉर्ड टेक्निक को यूज़ नहीं किया है। बट स्टिल बेसिक स्वॉर्ड स्टेप का भी उपयोग नहीं कर पाना, यह बोलकर सोचने लगता है। पर देखा जाए इसके ऑब्जर्वेशन स्किल एंड रिएक्शन सेकंड ट्रायल में और उसके बाद क्यों को चूज़ करने में, यह सब उस लेवल पर रहकर कर रहा है जहां पर अंदर से कनवास की तरह खाली है। यह सोचकर वह एक्साइटेड हो जाता है और खुश होकर बोलता है कि अगर तुम स्वॉर्ड स्टेप को देख नहीं सकते तो तुम रीड तो कर सकते होंगे, सही है ना। अगर तुम रीड कर सकते हो तो तुम इसे रीड करो। तभी मेन कैरेक्टर उसे पढ़ता है फुल बॉडी रिलैक्सेशन सॉफ्टली फ्लो इनटू बोन। जिसे इंस्ट्रक्टर समझाते हुए बोलता है कि पहले फुल बॉडी रिलैक्सेशन मतलब इसका यह है कि तुम्हें एकदम रिलैक्स होना है। जब भी तुम स्वॉर्डमैनशिप को परफॉर्म करो तुम्हारे बॉडी फ्लेक्सिबल बना हो, तुम्हें अपने कोर और वेस्ट को स्पेशली रिलैक्स करने की ज़रूरत पड़ेगी। जिसे सुनकर मेन कैरेक्टर कार्टून सा स्टाइल बनाकर एकदम से लेजीपन हो जाता है, जो देखकर इंस्ट्रक्टर भी चौंक जाता है और मन में बोलता है कि मुझे लगता है कि इसे डेमोन मास्टर बनाने से पहले बेसिक सिखाना पड़ेगा। और इंस्ट्रक्टर मेन कैरेक्टर को सीधे खड़े करके बोलता है कि तुम पहले सीधे खड़े हो रहो। अगर तुम्हारी बॉडी टेंस रहती है तो तुम्हारा कोर भी टेंस रहेगा। तुम्हें अपने मन को रिलैक्स करना पड़ेगा और उसे स्मूथली फ्लो करना पड़ेगा। जिसे सुनकर मेन कैरेक्टर एक स्टैंड बनाकर खड़ा हो जाता है और इंस्ट्रक्टर मन में बोलता है कि जैसे मैंने बोला इसने उतने ही समय में इसको समझ लिया और बोलता है बहुत अच्छे, तुम्हारा पोस्चर सफिशिएंट है, मैं तुम्हें अभी ही फायर रेन 13 फॉर्म सिखाने वाला हूँ। फिर इंस्ट्रक्टर मेन कैरेक्टर को अलग अलग पोस्चर सिखाने लगता है और मेन कैरेक्टर उसे आसानी से परफॉर्म करके दिखाता है। जिसे देखकर इंस्ट्रक्टर भी मन में बोलता है कि जैसे कि मैंने बताया था कि यह बहुत टैलेंटेड है। और आगे बोलता है ठीक है, फिर इमेजिन करो कि तुम्हारे सामने एक एनिमी है और तुम्हें उसे फायर रेन 13 फॉर्म का उपयोग करके हराना है। जिसे सुनकर मेन कैरेक्टर बोलता है क्या एक एनिमी। जिसके जवाब में इंस्ट्रक्टर बोलता है कि हाँ, यही एग्जाम का ऑर्डर है जिससे तुम इंटरमीडिएट चैम्बर पर जा सकते हो और देख सकते हो कि तुम्हारा स्वॉर्ड इंटेंट, तुम्हारा बेसिक्स कितना स्मूथ हो चुका है। जिसे सुनकर मेन कैरेक्टर बोलता है एग्जाम और मन में कहता है यह अपॉर्चुनिटी बहुत जल्दी आ गया, जितना मैंने सोचा था उससे पहले मुझे अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा। और मेन कैरेक्टर अपने मन में सोचता है और इमेजिन करता है एक एनिमी को जिसे मुझे हराना। और मेन कैरेक्टर एक एनिमी को इमेजिन करता है जिसके हाथ में स्वॉर्ड होता है। तभी मेन कैरेक्टर फायर रेन 13 फॉर्म का यूज करते हुए उस पर हमला कर देता है। जिसके फर्स्ट टेक्निक से वह पहले अटैक करता है, फिर उसका सेकंड टेक्निक से हमला करता है। इसी तरह आगे बढ़कर फायर रेन 13 फॉर्म के थर्ड टेक्निक को भी यूज कर देता है। जिसे देखकर इंस्ट्रक्टर भी चौंक जाता है और आखिर में स्मोकी ड्रिफ्टिंग क्लाउड स्टाइल में स्वॉर्ड को स्विंग करता है। जिसे देखकर इंस्ट्रक्टर भी चौंक जाता है और बोलता है क्या यह फायर रेन 13 फॉर्म है। स्मोकी ड्रिफ्टिंग क्लाउड स्वॉर्ड टेक्निक यूजुअली सॉफ्ट एंड स्पिरिटेड टेक्निक है। यह इसलिए परफॉर्म किया जाता है जिसमें क्लाउड ड्रिफ्ट और फॉग स्प्रेड हो जाता है। पर जैसा यह इस पर उपयोग कर रहा है यह कुछ स्ट्रेंजली शार्प है और अपने मन में बोलता है कि यह कॉन्शियसली इसको चेंज कर रहा है। बेसिक स्वॉर्ड टेक्निक को चेंज करना यह कोई आम बात नहीं है जो जनरेशन से चला आ रहा है। यह सिर्फ तभी पॉसिबल है जब इसे कोई ग्रैंड मास्टर करे। लेकिन वह अल्टर्ड स्वॉर्ड मूव्स पूरी तरह से किलिंग इंटेंट से भरे हुए हैं। ऐसा लगता है कि वह अपने पेरेंट्स या मास्टर के एनिमी से लड़ रहा है। और सोचूं तो स्वॉर्डमैनशिप फायर रेन स्वॉर्ड सेक्ट की, जिसे ऑर्थोडॉक्स स्वॉर्ड पाथ भी कहते हैं, वह भी इस तरह से चेंज हो रहा है। इसने किस तरह की जिंदगी जिया है जो इसे इस तरह से आगे बढ़ने में मजबूर कर रहा है। तभी मेन कैरेक्टर हमले को रोकते हुए बोलता है स्ट्रेंज, मेरा स्वॉर्ड पाथ अपने आप ही चेंज हो रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा होगा क्योंकि मैं बीस्ट पाथ सीखा है। जितना मैं फायर रेन 13 फॉर्म को यूज कर रहा हूँ मुझे लगता है कि उतना ही मेरा बीस्ट पाथ सेंस भी शार्प हो रहा है। और अटैक करते हुए मन में सोचता है कि मैं बस 2 को ही फ्यूज कर पा रहा हूँ, लेकिन मैं अगर यह करता हूँ तो मेरे लिए यह एक
डिफरेंट स्वॉर्ड्समैनशिप स्टाइल में बन सकता है। मुझे यह बहुत जल्दी करना होगा और ओरिजिनल स्वॉर्ड बेसिक्स में लौटना होगा। तभी मेन कैरेक्टर उस बंदे को इमेजिन करता है जिसने उसके ग्रैंडफादर को मारा था। इससे मेन कैरेक्टर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वह सीधे पर अटैक करते हुए फायर रेन 13 के 7 टेक्निक का यूज़ करता है, जिसके अटैक को वह किलर मुस्कुराकर डॉज कर देता है, जिसे देखकर मेन कैरेक्टर मन में बोलता है कि ये बहुत तेज है और उस पर लगातार अटैक करने लगता है। तभी दिखाया जाता है कि वह किलर अपना स्वॉर्ड निकालता है और मेन कैरेक्टर पर हमला कर देता है, जिसे देखकर मेन कैरेक्टर बोलता है कि मुझे इसे डॉज करने का मौका ही नहीं देना है। मुझे उन सभी टेक्निक का यूज़ करना पड़ेगा जो एक ही बार में हो सकता है मेरे साथ, और डायरेक्ट किलर पर अटैक कर देता है, जिससे वह किलर आसानी से बच जाता है और मेन कैरेक्टर के दोनों हाथ को काट देता है, जिसे देखकर मेन कैरेक्टर अपने स्वॉर्ड को हाथ से छोड़ देता है। तभी इंस्ट्रक्टर उसे देखकर बोलता है कि मुझे लगता है कि वह हार गया, लेकिन जोर से चिल्लाकर बोलता है कि तुम पास हो गए। और इंस्ट्रक्टर आगे बताता है कि एलिमेंट्री चैम्बर तुम्हारे स्वॉर्ड की अंडरस्टैंडिंग को देखा जाता है और फायर रेन 13 फॉर्म की रियल फाइट कराई जाती है, जिसे तुमने आसानी से साबित कर दिया है। और उस स्वॉर्ड को मेन कैरेक्टर को देते हुए इंस्ट्रक्टर बताता है कि तुम्हारा फायर रेन 13 फॉर्म इनक्रेडिबल है, अब तुम इंटरमीडिएट चैम्बर में जा सकते हो। जिसे सुनकर मेन कैरेक्टर अपने मन में बोलता है, इंस्ट्रक्टर जिगांग सच में मेरे से बहुत परेशान हुए होंगे, जिसे स्वॉर्डमैनशिप के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन उन्होंने मुझे सभी तरीके से दिखाया, 1 बाय 1 पूरी स्टेप बताई, और जोर से बोलता है कि थैंक यू आपकी सभी समय को देने के लिए। इंस्ट्रक्टर बोलता है कि तुम्हें कंटिन्यू करना पड़ेगा, तुम्हें आगे बढ़ते रहना पड़ेगा, और तुम्हारा स्वॉर्ड एक स्पेशल स्ट्रॉन्ग किलिंग इंटेंट रखता है, तुम्हें इस किलिंग इंटेंट से बच के रहना पड़ेगा। फिर मेन कैरेक्टर वहाँ से जाने लगता है और इंस्ट्रक्टर मन में बोलता है कि मुझे अब यह समझ आ रहा है कि उसने सही में वाइल्ड बीस्ट पाथ को सीखा है। शायद मुझे लगता है कि इसकी लर्निंग स्पीड बहुत फास्ट है, पर यह इंटरमीडिएट चैम्बर में बहुत जल्दी जा रहा है, जितना मैंने उम्मीद नहीं किया था। मुझे पहले लगा कि यह इंटरमीडिएट चैम्बर में कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन अब मैं यह कह सकता हूँ कि इंटरमीडिएट चैम्बर इंस्ट्रक्टर इसे देखकर हैरान हो जाएंगे। तभी मेन कैरेक्टर दरवाजा खोलता है और सामने देखता है जहाँ बहुत सारे कैंडिडेट बैठे होते हैं। तभी एक आदमी बोलता है कि मुझे नहीं पता कि तुम कौन हो, लेकिन सभी जगह की सीट फुल हो चुकी है, तुम यहाँ से चले जाओ। और हमें बताया जाता है कि यह आदमी फायर रेन स्वॉर्ड सेक्टर इंटरमीडिएट ट्रायल इंस्ट्रक्टर चियोन वोंगैंग होता है। और इसी बीच बताया जाता है पुराने इंस्ट्रक्टर की पूरी बात को। मुझे लगता है कि वह बू यूसेल से आखिर में ऑब्सेस्ड हो जाएगा। तो यह चैप्टर खत्म होता है। आगे की कहानी जानने के लिए हमारे वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।